सबसे करीबी साथी आपके लिए अगर खतरा बन जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके मोबाइल फोन की, जो आपके लिए अब खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि उससे जो रेडिएशंस मिलते हैं, टॉवर से जो सिग्नल मिलते हैं, वो आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इतना कि आपके लिए कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसे जानलेवा रोग पैदा कर सकते हैं और आपकी जिंदगी के लिए हो सकता है एक बड़ा खतरा। तो आज हम अपनी इस खास पेशकश में यही बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या आपका सबसे करीबी साथी, यानी आपका मोबाइल फोन जो आपके साथ रहता है सबसे ज्यादा वक्त तक के लिए, वो आपके जीवन के लिए बन सकता है कितना बड़ा खतरा। मोबाइल रेडिएशन का हमारी सेहत पर कितना खतरनाक असर हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तीन विशेष मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ है गिरीश कुमार साहब, जो कि प्रोफेसर है IIT मुंबई में। इसके अलावा डॉक्टर समीर कौल, कैंसर डिपार्टमेंट अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं, और राजन मैथ्यू साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल है COAI के। आप तीनों का ही स्वागत है। और जैसा हमने यहाँ पर कहा कि हमारा एक ऐसा साथी जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, यानी मोबाइल फोन, जिस पर हम दिन में एक लंबा समय हमारे कान के पास रखकर बिताते हैं, अन्यथा वो हमारी जेब में रहता है लेकिन हमारे साथ रहता है, वो जीवन के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसे हम आगाह करने जा रहे हैं। पहला सवाल गिरीश जी आपसे, आपकी एक रिसर्च के मुताबिक अगर दिन में 6 मिनट से ज्यादा आप मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है, इसे आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों? मोबाइल फोन को हम लोग डिफाइन करते हैं रेडिएशन के लिए SAR वैल्यू से, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.6 वाट पर केजी। बट दिस लिमिट जो है वो सिर्फ 6 मिनट पर डे के लिए है, और उसमें सेफ्टी मार्जिन है मैक्सिमम 3 to 4 का। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन आप यूज कर सकते हैं वो सिर्फ 18 to 24 मिनट्स तक यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर इंटरफोन की स्टडी भी आई थी, उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा था कि हाफ आवर यूज पर डे में मोबाइल फोन यूज करने से ओवर 8 to 10 ईयर्स तक ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ईयर प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी सेम थिंग WHO रिपोर्ट ने, इनफैक्ट WHO एक साल पीछे है, उनको ये एक साल पहले ही बोलना चाहिए था कि ये रेडिएशन प्रॉब्लम से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट मैंने KEM हॉस्पिटल में भी प्रेजेंटेशन दिया था, वहां पे डॉक्टर्स ने मुझे प्रेजेंटेशन के बाद में बोला कि आजकल उनके पास बहुत ज्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, जहां पे टीनेजर बच्चों को स्पेशली हियरिंग लॉस हो रहा है और ईयर ट्यूमर भी हो रहा है। तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपका मोबाइल फोन। COAI के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज हमारे साथ हैं। देश भर की तमाम मोबाइल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां COAI के तहत काम करती हैं। मैथ्यू साहब, आपके कहेंगे आज इस सरकार ने इस पर गाइडलाइन भी जारी की है, कितना खतरनाक है ये मामला? First of all, thank you very much for this opportunity. I'd like to basically just say that first of all, the cellular companies are very, very concerned about our operators or our subscribers. They are our lifeblood, and so any report which indicates that there may be some hazard or danger to our consumers is taken very seriously by the service operators. So let me clarify this thing. The service providers, the operators, operate based on the levels of radiation and emission that are set by the DOT, and the DOT obviously takes this stand from global organizations like the WHO. So first of all, we need to make sure that we clarify two particular sections. One is the power and the emissions from the handsets, the mobile handsets, and one of course from our radio towers, and so they need to be separated. The most recent report that we have just read about that comes from the WHO IR basically is not a new report. It is an investigation based on existing reports, and they basically have said that there is only one type of cancer, glioma, which is a very rare form of cancer, and the other is a tumor. And there are very specialized doctors from Medanta, and if you read the newspapers, the Hindu, both those doctors who are neuroscientists and doctors in neurology have categorically said that this report does not show that it in fact cancer in general. It's a very specialized cancer, and this particular cancer is caused more by smoking than by any
many calls from the answer. So I think we need to be very careful in interpreting these results. चलिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है, डॉक्टर समीर कौल साहब, जो कि कैंसर विभाग में है अपोलो हॉस्पिटल के। समीर साहब, जैसा कि यहाँ पर मैथ्यू साहब कह रहे हैं कि बहुत स्पेसिफिक टाइप का कैंसर होता है, बहुत रेयर होता है, आपका क्या कहना है, कितना खतरनाक हो सकता है मोबाइल फोन अगर हम उसे लगातार इस्तेमाल करें, और जैसा हमने एक लिमिट की बात की कि 6 मिनट या 24 मिनट दिन से या इससे कहीं ज्यादा घंटों तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं रोज? पहले तो मैं शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। पहले मैं ये पुष्टि कर दूं कि जो WHO ने कहा उसने हम सब उसको गलत पढ़ रहे हैं। ये कई रिपोर्ट्स आई, जैसे मैथ्यूज ने अभी आपसे बताया कि भाई सबको ये शुबा था, जितनी भी आज तक रिसर्च की गई या जांच की गई, कि इनसे ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर हो सकता है या होने की संभावना है। उस रिपोर्ट ने आज भी ये नहीं कहा कि इससे होता ही है, और हम लोगों ने उसको थोड़ा सेंसेशनलाइज जरूर कर दिया। कई रिपोर्ट्स आई जिन्होंने कहा कि इसका कोई लिंक नहीं है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट का कह रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि इसको सावधानी से और जांच करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि अगर ग्लायोमा जो है बड़ा कॉमन ब्रेन कैंसर है, अनकॉमन नहीं है, बहुत ही देखने को मिलता है, बच्चों में भी मिलता है, बूढ़ों में भी मिलता है। और 2 किस्म के ट्यूमर्स हैं जिनको जो कैंसर नहीं होते लेकिन डिफिकल्ट जगह पे होते हैं। एक होता है एक्यूस्टिक न्यूरोमा, जो कान के अंदर वाले भाग से होता है, और दूसरा होता है मेनिंजियोमा, जो ब्रेन की कवरिंग है उसका एक बिनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, जो बढ़ के मुश्किल पैदा करता है। इनका ये शुबा है कुछ रिसर्च का, कुछ जांच का, कि भाई इसको और जांच करने की जरूरत है। इन 3 चीजों को और करीबी से और लंबे तौर पे देखने की जरूरत है, जिसके बाद ये एक नेशनल डायरेक्टिव या इंटरनेशनल डायरेक्टिव दिया जाए कि भाई इससे बिल्कुल होता है कैंसर। आज की डेट में अगर हम ये कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज होती है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वो भी नॉन आयनाइजिंग टाइप की। आयनाइजिंग रेडिएशन जो एक्सरेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, उससे तो हमको मालूम है कि ज्यादा डोज के बाद में कैंसर होता है। लेकिन जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो हमारे सेलफोन या टावर से निकलती है, कंक्लूसिवली ये आज की डेट में कहना कि इससे ग्लायोमा होता ही होता है, इससे ब्रेन ट्यूमर, ये एक्यूस्टिक न्यूरोमा होता ही होता है, मुझे लगता है आज की डेट में थोड़ा प्रीमेच्योर है और अर्ली है। तो हमें इसे सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतने की जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आज हम बिल्कुल मान के बैठ जाए इससे होता ही होता है। इसके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च, लंबी रिसर्च, ज्यादा कंट्रीज पे रिसर्च करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने चेताया है, सरकार की तरफ से वार्निंग आई और नई गाइडलाइंस भी आई, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई बात जरूर होगी, कोई ना कोई एक स्टैंड गवर्नमेंट ने जरूर लिया होगा, कोई ना कोई कारण जरूर रहे होंगे जिसके कारण से इस तरह की नई गाइडलाइंस है। बहरहाल इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा, और क्या हजार हो सकते हैं, तमाम बातों पर होगी बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। बचपन में मुझे एक अनोखी चीज कहा कि ऐसा जो कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है, किसी भी मोबाइल फोन का जो तरंगे आती है उन्हें एब्जॉर्ब करने का रेट होता है, वही आपको अफेक्ट करती हैं, आपको प्रभावित करती हैं। वो 2 से घटाकर करीब 1.6 तक लाने की बात कही गई है। तो ये जो कैलकुलेशन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और आमतौर पर हमारे यहाँ काफी बड़ा बाजार है मोबाइल का, कई तरह की कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन बेचती हैं, तो इसमें ये कितना जाता है आगे तक, कितना ज्यादा होता है? कुछ लोकल ब्रांड्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ब्रांड्स होते हैं, कितना अंतर आता है? इनफैक्ट ज्यादातर जगह पे मोबाइल फोन का ऑलरेडी 1.6 वॉट पर केजी है, और मेजॉरिटी ऑफ द मोबाइल फोन के जो मॉडल है उसका SAR इस रेंज में ही है। तो कुछ गवर्नमेंट ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं कर रही है, बिकॉज ज्यादातर मोबाइल फोन के हैं एंड वन कैन फाइंड मोबाइल फोन का SAR। अगर आप SAR मोबाइल फोन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी क्या सार वैल्यू है। पर मुझे मोबाइल फोन से ज्यादा उन लोगों की सबसे ज्यादा चिंता है जो सेल टावर के पास में रहते हैं, क्योंकि सेल टावर के पास जो लोग रहते हैं वो 24 घंटे रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं। और अभी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने प्रपोज किया है कि ICNIRP की गाइडलाइन से वो लोग 1/10 करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल GSM 1800 के लिए
ICNIRP की गाइडलाइन है 9.2 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रिपोर्ट ने बोला है उसको 1/10, दैट मींस 0.92 वाट पर मीटर स्क्वायर। जबकि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट में ही क्लियरली लिखा हुआ है कि सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स डू हैपन एट 0.001 वाट पर मीटर स्क्वायर। इनफैक्ट बायो इनिशिएटिव की रिपोर्ट भी यही बात कहती है। तो मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि एक हाफ हार्टेड अप्रोच ली गई है कि आप 9.2 से सिर्फ 0.92 कर रहे हैं, जबकि इट शुड हैव बीन डन 0.001। और जितने भी ये जो सेल टावर ऑपरेटर्स है, जो उनका कंबाइंड ट्रांसमिशन है, वो हंड्रेड्स ऑफ वॉट्स ऑफ पावर है। ये जो हंड्रेड्स ऑफ वॉट्स ऑफ पावर है, इट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू लेस देन 1 to 2 वाट पावर। जी जरूर, अदरवाइज लोगों की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ रहा है। इट इज आल्सो अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। इनफैक्ट यू वुड हैव नेवर सीन एनी बर्ड नियर द सेल टावर। और आल्सो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो ट्रीज हैं, उनका फ्रूट यील्ड है, फ्रूट आउटपुट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स में लिक्विड कंटेंट ज्यादा होता है, तो उनका फ्रूट आउटपुट भी कम होता जा रहा है। चलिए, राजन मैथ्यूज हमारे साथ है, COI के डायरेक्टर, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल। मैथ्यूज साहब, जो अभी यहाँ पर गिरीश कुमार जी ने सारे कंसर्न्स बताए कि न सिर्फ व्यक्तियों पर, इंसानों पर, बल्कि अगर हम पेड़ पौधे एनवायरनमेंट को देखें या जिन पेड़ों में फल लगता, फूड यील्ड तक उसमें कम होने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड यहाँ पर सरकार ने घोषित किया है, वो कह रहे हैं उससे भी आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। और इस वक्त हम देखते हैं कि बेतरतीब तरीके से टावर लगे हुए शहरों में, जहाँ हर किसी को उसके एक्सपोजिशन के दायरे में आ जाते हैं, छतों पर लगे, घरों की छत पर लगे हैं, कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है टावर्स के बीच में। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? First of all, I'd like to categorically say that all of Mr. Girish's numbers are all bogus. He himself is got to disclose to people that he sells a shield that he sells to people who first of all he makes afraid by radiation, and then he goes and sells them this device that is supposed to shield them from this. So he has some vested interest, and so I would not believe much of what Mr. Girish is talking about. In fact, the DOT itself has categorically rejected a lot of the bogus information that Dr. Girish is throwing around. So again, I would be very careful of misusing the type of statistics that Dr. Girish is. गिरीश जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं माफ कीजिए मैथ्यू साहब, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, लेकिन गिरीश जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? like to tell Mr. Rajan Matthew कि जो मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि सेल टावर रेडिएशन लेवल कम कर दे, अगर सेल टावर रेडिएशन लेवल कम कर देंगे तो who is going to buy my radiation shield? इनफैक्ट मैं बहुत क्लियरली बोल चुका हूँ डिफरेंट जगह पे कि सेल टावर रेडिएशन लेवल कम होना चाहिए, और अगर रेडिएशन लेवल कम होता है तो nobody requires radiation shield. Mr. Girish, let me speak, please. Let me speak. We should reduce the radiation level, and then nobody needs to. Mr. Girish, please. Mr. Girish, please. Your numbers are all bogus. They have been disproved by the DOT. All right, the DOT itself has come out and said that it is looking at these things. The DOT has adopted the ICNF guidelines. Those guidelines are being followed by the industry. We do not radiate at levels above those. So please do not throw out misunderstanding, misinformation, and it only scares people, and it is not appropriate. These cell towers have been here. The government in Kerala has shown that these do not die because of radiation. They die because of excess use of endosulfans and pesticides. Birds do not get impacted because of these types of radiation. Studies in the US and studies in Europe have categorically shown that there is no impact on wildlife. Impact on fruits has not been shown by any categorical study that has been done by any scientific body. So all of these types of information that you throw out are all bogus information and ought not to be used, especially in public forums of this nature. Mr. Girish, you have no... चलिए, तो यहाँ पर बातें राजन मैथ्यू साहब, यहाँ पे जो बातें हो गई थोड़ी विरोधाभासी हो गई, क्योंकि आपके तथ्य कुछ अलग कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब के तथ्य कुछ अलग कह रहे हैं। बहरहाल हमारा यहाँ पर मकसद जो है कि हम लोगों को अगर कोई नुकसान हो सकता है मोबाइल फोन से या उस पर आने वाले रेडिएशन से, तो उससे आगाह करें, उससे बचने का तरीका उनको बताएं। तो किस तरीके से आप किसी भी प्रकार के होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हो सकता है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है।
और हमारे साथ हमारे तीनों अतिथि मौजूद है और अब हम चलेंगे डॉक्टर समीर कौल के पास। समीर जी, आपने भी ब्रेक से पहले पूरी चर्चा हमारी सुनी, तब हमने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चाहे विवाद हो सकता है कि कितना स्टैंडर्ड हो, कितना रेडिएशन स्पेसिफिक रेडिएशन का स्टैंडर्ड पॉइंट हो, लेकिन ये तय है कि कुछ ना कुछ इससे तकलीफ जरूर होती है, चाहे वो प्रकृति की बात करें चाहे इंसान की बात करें। तो क्या तरीके हैं जिससे हम इससे ज्यादा से ज्यादा अपना बचाव कर सकते हैं? मुझे तो ये लगता है कि जो सही जवाब है वो जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस ली जा रही हैं उसके बीच वाला जवाब है। मतलब ये जरूर है कि इसको और जांच करने की जरूरत है। 10 साल के लिए हमारे सब्जेक्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को एक्सपर्ट्स लेके 10 साल के लिए प्रोस्पेक्टिव ट्रायल, जो अभी तक जो भी देखा गया, पुरानी जितनी भी दुनिया में जांचें हुई हैं उनको उनकी जांच पड़ताल हुई है और उसके बेसिस पे कमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन सब्जेक्ट्स में, हमारे लोगों में या एशियन सब्जेक्ट्स में 10 साल के लिए प्रॉपरली जांच की जाए तो हम किसी नतीजे पे निकलेंगे। और देखना क्या है, हियरिंग लॉस, कान में सुनने की बीमारी, कान में शोर, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होना, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजियोमा, एक्रोस्टिक न्यूरोमा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी जो एक खतरनाक किस्म का ब्रेन ट्यूमर है जो अनकॉमन नहीं है, कॉमन है, इन सबको देखने की जरूरत है। जब तक इसके रिजल्ट नहीं आते अलार्मिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, सेंसेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। और सावधानी का मतलब यह है कि जब तक पॉसिबल हो कम टाइम, जितना ही कम टाइम यूज हो मोबाइल फोन पे उतना अच्छा। बहुत जरूरी मखसूस सी बात की जाए, लंबी चौड़ी चैटिंग ना की जाए। उसके अलावा उसको कान बदला जाए, एक साइड से जब यूज कर रहे हैं उसको दूसरे साइड पे भी यूज किया जाए। तीसरा, जितना भी दिल और दिमाग से इसको दूर रखा जाए, चाहे बेल्ट में रखें चाहे पॉकेट में रखें, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये कुछ बातें हुई हैं जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि किस तरह से आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, बार बार आप अपना साइड बदलें, कम से कम उस पर बात करें, जितनी जरूरत है उतनी बात करें, ताकि नतीजे चाहे कुछ भी आए, स्टडीज जारी है, लेकिन कोई भी अगर हानि आपको हो सकती है तो उससे आपका बचाव हो सकता है। एक बार फिर राजन मैथ्यू साहब के पास चलेंगे। राजन जी, बहुत बड़ा बाजार है, जैसा हमने शुरू में भी बात की थी, देश के अंदर कुछ स्टैंडर्ड कंपनियां हैं जो अपने मोबाइल बेचती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे चाइनीज मॉडल्स आते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जो अब इस बाजार में कूद पड़ी हैं। तो आपका कहीं कोई कंट्रोल है कि आप किसी स्पेसिफिक मॉडल पे या किसी चीज पे नजर रख पाए अगर वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही हो, चाहे SAR की बात हो चाहे कोई और चीज? First of all, I think we mentioned SAR values, specific absorption rate values. All of the major manufacturers adopt the SAR values and they disclose those on the packages of the phones. So from our association, our point of view is that please look for them. Please stay away from the cheap grey market phones which sometimes are not manufactured to these high standards and so therefore they can be risky. I think the doctor is right. Please be careful if there is a concern. All of the major manufacturers of the handsets, of course, comply with the SAR values, and so they are safe. They have been declared by the WHO to be safe, and so therefore the use of those handsets are fine. More and more children who use these handsets use SMS and texting. So again, it's not as if they're using the phones near their ears. They're keeping it away from the body, as the doctor has pointed out. And our concern and our advice is that yes, if there is a concern, please use your handsets in a safe mode. Don't talk too much. Limit some of that and use hands-free methods and adopt those safe practices. And all of the major companies are advising the same thing. Our cellular operators are advising the same thing. So we have a concern and we want to work with the government to ensure there is good standard research before we rush into one way or the other. मैथ्यू साहब, यहाँ पर चलते चलते क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है कि इन तमाम कंसर्न के चलते आपको क्या लगता है मोबाइल यूजेज में किसी प्रकार की कमी आ सकती है? The mobile users, of course, are they are using these handsets, and I don't think they are overtly concerned. I think we've seen several articles which basically say that operators have explained this, and the consumers know what these issues are, and they are not reducing their use of handsets. This is already one of the major tools that are used by the citizens of India at very affordable rates. So I don't think you're going to see a reduction in the use of handsets or cellular networks as a result of these types of sensational reports. I think good, solid evidence will ultimately be the guidance for the government.
जी राजन मैथ्यूज साहब, आपका, गिरीश कुमार साहब और डॉक्टर समीर कोल, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। तो कुल मिला के हमारी चर्चा का सार ये निकल कर आ रहा है कि आप अभी रिसर्च जारी है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, और तमाम बातें निकल के आई कि अभी रिसर्च जारी है, बातें आगे चल रही हैं और उसके क्या निकल कर आएंगे परिणाम, ये शायद कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन मोबाइल फोन से आपको सजग रहना चाहिए, आपको बात करने के अपने तरीके को बदलना चाहिए, बहुत लंबी बातें मोबाइल फोन पर नहीं करनी चाहिए, और जो कुछ मेथड्स उन्होंने बताए कान बदल के और तमाम चीजें, उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आने वाले भविष्य में कोई बात ऐसी सामने आती भी है कि आपको मोबाइल फोन के रेडिएशन से खतरा है या कितना बड़ा खतरा है, तो शायद आप आज से ही अपना बचाव उससे शुरू कर पाएंगे। बहरहाल हमारी खास पेशकश देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज।